त्योहारों का समय चल रहा था। पूरा शहर दिवाली की खुशियां मना रहा था। ऐसे खुशनुमा माहौल में अनु की आत्महत्या की खबर ने न केवल उसके कलीग्स को अचंभित किया, बल्कि इस खबर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। सभी की जुबां पर अरे, ओह, नहीं, कब, क्यों, कैसे, जैसे अनगिनत शब्दों की बाढ़ सी आ गई थी। शिक्षिका होकर भी ऐसा क्यों किया उसने? भली थी बेचारी, ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी? एक तो अपना गालिबपन झाड़ने से भी बाज नहीं आया। कुछ तो मजबूरियां रही होगी। खुदकुशी चाहे एवरेस्ट पर चढ़कर की गई हो या बेडरूम के पंखे से लटक कर, दोनों स्थितियों में मौत ही तो होती है। और ऐसी विकट स्थिति में अनगिनत सवाल किसी की भी मौत के पीछे छूट जाते हैं। समाज के कुछ भले मानस जिन्होंने खुद को प्रगाढ़, अनुभवी और कुशल पारखी समझने का भ्रम पाल रखा था, वे भी कुछ कुछ इस प्रकार कह रहे थे, भाई इन स्त्रियों का तो कुछ पता ही नहीं होता। इनके दिमाग में क्या और कैसी खुराफातें चल रही होती है। ये कब क्या कर लें इसका पता तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। तभी किसी दूसरे पारखी ने भी अपना मत रखा। ऐसे ही थोड़ी ना इन्हें तिरिया चरित्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक कहा तुमने, ये भी तो ठीक ही कहा जाता है इनके संबंध में। अब देखो तो खुद तो चली गई और परेशानी में डाल गई घर वालों को। घंटे भर से बक बक झक झक सुनते आ रहे मनोज जी का धैर्य का बांध टूटा। प्लीज अब बस भी करो, यह समय इस तरह की बातें करने का नहीं है। बेकार में किसी ने सुन लिया तो बेमतलब का हंगामा खड़ा हो जाएगा। वैसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारी कलीग्स थी। जब हम उसके लिए अपनी संवेदना प्रकट नहीं कर सकते, तो हमें उसके लिए ऐसी असंवेदनशील बातें करने का भी कोई अधिकार नहीं। सवाल जवाब के इस दौर में सब जितना उसकी आत्महत्या के कारणों की तह में जाने की कोशिश करते, समस्या उतनी ही अनसुलझी गुत्थी की तरह रहस्यात्मकता में तब्दील हो जाती। सुषमा और अनु की नियुक्ति एक ही वर्ष, एक ही समय में, अलग अलग विषयों में, एक ही कॉलेज में हुई थी। यही इनके बीच दोस्ती का संयोग बना था। इनके बीच पहले परिचय हुआ और बाद में यह छोटी सी जान पहचान धीरे धीरे कब घनिष्ठ मित्रता में तब्दील हो गई, इसका अंदाजा तो उन्हें भी ना हुआ था। हालांकि दोनों के व्यक्तित्व में काफ़ी भिन्नता थी। अनु का स्वभाव सरल, सौम्य किंतु गंभीर और मृदभाषी था, जबकि सुषमा खोजी प्रवृत्ति की चंचल और मजाकिया होने के साथ एक लेखिका भी थी। वे एक दूसरे से प्रभावित थी। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी वे अक्सर हंसी ठिठोली के लिए समय निकाल ही लेती थी। अनु को साहित्य पढ़ने का बेहद शौक था। सुषमा को उसने बताया था कि उसने कई पुस्तकें पढ़ी है। वह अक्सर पूछती थी, नया क्या लिख रही हो? उसने बताया था कि अगर उसने पॉलिटिक्स साइंस नहीं पढ़ी होती तो वह आज हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर होती। दरअसल उसके घर वालों और आसपास के लोगों ने उसके मन में बचपन से ही यह बात डाल दी थी, हिंदी ये भी कोई सब्जेक्ट है? हिंदी तो हम सब बोलते हैं, इसे क्या पढ़ना? वह बोले जा रही थी। सुषमा, मैंने हिंदी भले ही नहीं पढ़ी है, हिंदी में मुझे रुचि है। मैं अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ती रहती हूँ और फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़कर यहाँ तक आ सकी। हमारे बहुत से लोग तो यहाँ तक आने की सोचते भी नहीं हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के मुंगेरी लाल की तरफ सिर्फ हसीन सपने ही देखते रहते हैं। अंत में उनके असफल बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं या फिर मजदूरी करने को विवश। वे लोग अपने बच्चों की क्षमता और रुचि को नहीं पहचानते हैं और ना बच्चे अपनी क्षमता को पहचानते हैं। स्वप्न को साकार करने के लिए नींद और मेहनत की कुर्बानियां नहीं देते। इस तरह समय मिलता तो अनु और सुषमा खूब बातें करते, कुछ अपनी, कुछ शिक्षा की तो कुछ समाज की। उसने बताया कि उसके घरवाले कहते थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, मौका मिले तो नेता बनो या फिर आईएएस बनो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो मेरे परिवार की लिस्ट में शामिल नहीं था। उनकी नज़र में कॉलेज, यूनिवर्सिटी टीचर हो या प्राइमरी टीचर, हमारे परिवार और समाज के लिए तो सब मास्टर हैं। उनके पास ना कोई रॉब होता है, ना सरकारी गाड़ी, ना सरकारी बंगला और ना सलाम ठोकने वाले सरकारी लोग होते हैं।
उनकी नज़र में इससे बढ़िया तो सिपाही और दरोगा होते हैं। पर सुषमा, मेरा तो बचपन से ही टीचर बनने का सपना था। मन की बातों को मन में रखना अनु के व्यक्तित्व के परे था। सुषमा को देखते ही अनु अपने चेहरे पर निश्चल मुस्कान बिखेर देती थी। पूरा कॉलेज उसके इस विलक्षण स्वभाव से अवगत था। सुषमा की स्मृति में वह अब भी जीवित है। उसके लिए विश्वास करना कठिन से कठिनतर हो रहा है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे बार बार आभास होता है कि वह कभी भी कहीं भी पीछे से आकर उसकी आंखें मींच लेगी। बस में, गाड़ी में या कॉलेज के गेट पर ऑटो के इंतजार में खड़ी कहेगी, आजा सुषमा, मैं उधर ही चल रही हूँ, तुझे भी छोड़ दूंगी। और सुषमा के पैसे देते ही झट उसका हाथ पकड़कर बोलेगी, तुझे लिफ्ट मैंने दी है, इसीलिए पैसे भी मैं ही दूंगी। यह कहते कहते अक्सर हंस देती थी अनु। उस दिन सुषमा ने बातों ही बातों में पूछ लिया था, कब शहनाई बजवा रही हो? इस पर थोड़ा लजाते हुए अनु ने कहा था, जब बजेगी तब देखा जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। तुम्हें तो सबसे पहले इत्तला करूंगी, आखिर तुम्हें डांस भी तो करना है। उसके बाद अनु महीनों नहीं दिखी थी। अनु का यूं बिना बताए महीनों गायब हो जाना थोड़ा तकलीफदेह लग रहा था सुषमा को। अचानक एक दिन अनु को दूर से आता देख सुषमा के चेहरे पर आश्चर्य विह्वल भीनी मुस्कुराहट छा गई थी। चेहरा ही नहीं, पूरी ऊपर से नीचे तक बदली हुई लग रही थी अनु। जींस टॉप पहनने वाली अनु ने आज लाल कलर की सितारों से जड़ी जगमगाती साड़ी पहन रखी थी। गले में काले मोतियों में गूंथा बड़ा सा मंगलसूत्र उसके गले में घड़ी के पेंडुलम की तरह झूल रहा था। कानों में साड़ी से मैच करते हुए ईयररिंग, हाथों में सुनहरी मेटल के साथ लाल चूड़ियां, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाने वाली अनु ने आज गाढ़ी लिपस्टिक लगा रखी थी। ललाट पर भौहों के एकदम बीच में मदर इंडिया की नरगिस की भांति छोटी सी बिंदी लगाए हुए थी। बालों के बीचों बीच लाल सिंदूर से भरी मांग ऐसी लग रही थी मानो दो देशों के बीच पार्टीशन करने के लिए लाल डोरा खींच दिया है। वह एक साथ अपने विवाह के कई प्रमाण पत्र दर्शाती हुई आ रही थी। देखने वाला दूर से ही समझ जाए कि अमुक स्त्री का अभी हाल में ही विवाह हुआ है। दरअसल वह पहली शिक्षिका नहीं थी जो विवाह के बाद पहली बार कॉलेज सज धज कर और विवाह के अनेक प्रमाण पत्रों के साथ आई थी। वहाँ की 99% शिक्षिकाएं विवाह के बाद इसी तरह की पोशाकों में आती थीं। शिक्षिकाएं ही क्यों, दफ्तरों में काम करने वाली अन्य स्त्रियों को भी अपने विवाह के बाद ऐसे ही प्रमाण पत्र धारण किए अपने अपने कार्यस्थल पर आते जाते देखा है। कमाल की बात थी कि पुरुष भी विवाह के बाद आते थे तो उनमें कोई बदलाव नजर नहीं आता था। यदि उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा ना होता और स्वयं वे ना बताते तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि अमुक टीचर की शादी हो गई है। सजी धजी अनु के मेहंदी लगे हाथों में एक मिठाई का डिब्बा था जिससे वह सभी शिक्षकों को मिठाई खिलाती हुई साथ में उनकी बधाइयां भी बटोर रही थी। सुषमा को भी मिठाई खिलाई थी उसने। हालांकि सुषमा ने डायरेक्ट पूछा था उससे, क्यों भाई, हमें तो बताया भी नहीं, कहा तो हमसे डांस करवाया जा रहा था। अनु ने प्रत्युत्तर में संक्षेप में कहा था, असल में सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि किसी को खबर ही नहीं। मैं तुमसे आराम से बात करूंगी, तब सब बताऊंगी। बर्फी का एक पीस अपने हाथ से सुषमा को खिलाती हुई कहकर वह मिठाई का डिब्बा पकड़े आगे बढ़ गई थी। शादी स्त्री के जीवन में कितना बदलाव ला देती है, इसका उदाहरण अनु से बढ़कर सुषमा के लिए कोई न था। हो भी क्यों ना, आखिर दोनों की घनिष्ठ मित्रता को एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 वर्ष जो हो गए थे। कॉलेज में अत्यधिक व्यवस्था के बावजूद वे एक दूसरे से मिलने और बतियाने का समय निकाल ही लेती थीं। और जिस दिन कॉलेज में छुट्टी रहती उस दिन तो बातों का सिलसिला जो फोन पर शुरू होता तो हिमालय से कन्याकुमारी तक की बातें होती। जब तक दोनों में से किसी एक का भी मोबाइल स्विच ऑफ ना होता बातें बदसूर जारी ही रहती। किंतु आज महज 6 महीनों में कितना कुछ बदल कर रख दिया था उसके जीवन को। घर गृहस्थी में व्यस्त अनु को
सुषमा के बर्थडे का भी स्मरण नहीं रहा। उसके विभाग की रीमा शर्मा और शालिनी मैम से पता चला कि अनु पिछले कई दिनों से छुट्टी पर थी। सुषमा ने कई बार फोन पर वजह पूछनी चाहिए थी उससे, पर वह फोन उठाए तब ना। हालांकि एक बार बात हुई थी फोन पर ही, तब उसने सहज रूप से बोला था सुषमा से, तुम कैसी हो? कॉलेज की सभी मित्रों के साथ बिताए पल बेहद याद आते हैं। जल्द ही कॉलेज आती हूँ तो ढेर सारी बातें करूँगी। कॉलेज आई भी थी तो उसके होठों की बनावटी और रहस्यात्मक हंसी यह बयां कर रही थी कि उसकी हंसी और मुस्कुराहट के पीछे कितने राज, कितना दर्द वे छिपाई हुई है। सुषमा के पूछने पर बस इतना ही कहा था, तबीयत ठीक नहीं रहती। क्लास में पढ़ते पढ़ाते पता नहीं उसका ध्यान कहाँ गुम हो जाता, वह किस दुनिया में खो जाती। क्लास में तनिक शोर होने पर अचानक ऐसे चिल्ला उठती कि बगल की कक्षा में पढ़ रहे छात्रों और प्राध्यापकों तक उसकी आवाज़ पहुंच जाती। उसके इस व्यवहार की सूचना जब प्रिंसिपल को मिली तो उन्होंने कारण पूछना चाहा तो शर्मिंदा हो अनु बस इतना ही कह पाई थी, आई एम सॉरी मैम, मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ। प्रिंसिपल मैम ने उसे कुछ दिन छुट्टी लेकर आराम करने की सलाह भी दी थी। उस दिन के बाद अनु अनुपस्थित ही रही थी। सुषमा के कई बार फोन करने पर फोन उठता ही कहाँ था। आखिरी उपाय के रूप में उसने अनु को मैसेज किया था, तब जाकर उससे बात हो पाई थी। घबराई हुई अनु ने अपने भीतर उठे तूफान को छिपाने का भरसक प्रयास किया था, पर हवा का हल्का सा झोंका कहीं न कहीं सुषमा के कानों का स्पर्श पा गया था। फोन पर अनु ने रोते हुए कहा था, वह मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचा लो, बचा लो। सुषमा ने कई बार पूछा, कौन तुम्हें मार देगा और क्यों मारेगा? कोई तुम्हें? प्लीज मुझे बताओ, तुम पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं करती? पुलिस का नाम सुन अनु थोड़ी असहज हो उठी थी। उसका डर, उसकी आवाज दोनों साथ बाहर आ गया था। वह रूंधे गले धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, नहीं सुषमा, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम घबराओ मत। इस बार कॉलेज आती हूँ तो फिर तुमसे बात करती हूँ। इतना कहते हुए फोन रख दिया था अनु ने। आज अनु जब नहीं रही तो उसकी बातें शूल बनकर सुषमा के हृदय को रह रहकर बेंधती है। आखिर क्यों नहीं वह अनु को समझ पाई? क्यों महज कोई बुरा सपना समझ मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया? आज उसकी मृत्यु ने सुषमा को अपराध बोध से ग्रस्त बना दिया। उसे खुद से इतनी वितृष्णा क्यों हो रही है? आखिर दोषी कौन? अनु ने भी तो कुछ बताया नहीं उसे। एक पल को कहा भी था उसने, पर दूसरे ही पल तो वे खुद ही उसे बेबुनियाद बता रही थी। गहरे द्वंद से जूझ रही सुषमा कभी खुद को धिक्कारती, ऐसी भी क्या जिंदगी, सुबह से शाम तक काम ही काम। काश मैंने अपनी निजी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर उसकी परेशानी जानने की कोशिश की होती तो शायद आज अनु हमारे बीच जीवित होती। वह अपने भीतर उठे तूफान से लड़ रही थी और स्वयं ही सवाल उत्तर कर रही थी। क्या उसे पुलिस पर भरोसा नहीं था? उसने अपने घर वालों को पहले क्यों कुछ नहीं बताया? बताया भी होगा तो अवश्य ही उसे पारंपरिक रूढ़िगत नियमों और सिद्धांतों का हवाला दिया होगा। एडजस्ट करना ही होगा बेटी, नया घर, नए लोग, सब कुछ तो नया है। ऐसे में कुछ दिन तो बर्दाश्त हर लड़की को करना होता है। एडजस्ट करने में समय लगता है बेटा, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। समस्याओं से डरकर भागने से समस्या कम नहीं हो जाती, बल्कि वह तो और भी बढ़ जाती है। किसी भी हाल में लड़की को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, और हम तुम्हें कब तक यहाँ रख पाएंगे? क्या कहेंगे लोग? इसीलिए बेटी, हर परिस्थिति में अपने को ढालने की कोशिश करो। जब तुम्हारे पापा के साथ मेरी शादी हुई थी, 2-4 वर्ष तो मुझे भी एडजस्ट करने में लगे थे। तुम्हारे पापा से मेरे विचार बिल्कुल भिन्न थे, और जहाँ विचारों की सामंजस्यता न हो वहाँ क्या कुछ घटता होगा उसका अंदाजा तुम स्वयं भी लगा सकती हो। झगड़े किस घर में नहीं होते, पर इसका एकमात्र समाधान अलगाव या विवाह विच्छेद तो नहीं। फिर अकेली औरत के लिए बाहर की दुनिया ही कौन सी सुरक्षित है? औरत का कोई देश नहीं, यह तो तुम्हें भी जानना ही चाहिए। आज मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे के बिना
रह ही नहीं सकते, इसलिए कहती हूँ एडजस्ट करो बेटा। घर को घर बनाने में एक स्त्री को बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाकर एक प्यारा सा घरौंदा बनता है। स्त्रियों को तो एडजस्ट करना ही होता है, अन्यथा बेघर स्त्रियों के लिए भरे संसार में कहीं कोई जगह नहीं। कहा भी तो जाता है, अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते। केश, औरतें और नाखून। अनु के साथ बिताए गए पलों की सघन स्मृतियां चलचित्र सी सुषमा की आंखों के समक्ष एक एक कर साकार हो रही थी। सुषमा की आंखों से बरबस ही आंसू टपकने लगे। व्यथित मन गहरे दुख से आच्छादित हो उठता। लाख कोशिश करने के बाद भी पुलिस आत्महत्या के कारणों की तह तक नहीं पहुंच पाई थी, मगर सुषमा ने हार अभी नहीं मानी थी। उसकी कोशिश अनवरत जारी थी। कभी अनु अपनी समस्याओं को लेकर परेशान थी, आज सुषमा परेशान है। दरअसल वह समस्या की तह में जाने की कोशिश तो कर रही है, किंतु उसे कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया। अचानक ही उसे याद आया, क्यों ना अनु की मम्मी से मिलकर कुछ पूछा जाए, शायद कोई सुराग मिल जाए। कम से कम अनु की माँ को तो हौसला दे सकेगी। बेटी के जाने के बाद कितनी अकेली हो गई होंगी, यह सोचकर सुषमा के कदम अनु की माँ के घर की ओर बढ़ गए थे। अनु की माँ को अपना परिचय देते हुए सुषमा ने पूछा, आंटी, अनु ने कुछ तो बताया होगा आपको, आखिर ऐसा उसने क्यों किया? पता नहीं बेटा, हम सब खुद यह सोचकर परेशान हैं कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। अगर कोई समस्या थी तो कम से कम हमें तो बताई होती। शादी के बाद तो उसने धीरे धीरे जैसे हमसे अपना नाता ही तोड़ लिया था। फोन पर भी बात नहीं हो पाती थी। बेटा, तुम तो उसकी सहेली हो, तुम्हें तो उसने जरूर कुछ बताया होगा। यह कहते हुए उनकी आंखें भर आई थी। सुषमा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आंटी, हम अच्छे मित्र थे, पर उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। यदि कुछ बताया होता, अपनी समस्या हमारे साथ शेयर की होती, तो हम उसकी समस्या का समाधान। अपनी बात पूरी किए बगैर सुषमा चुप हो गई। शायद सोचा हो, क्यों बेटी के अवसाद में डूबी माँ की व्यथा को और क्यों बढ़ाए। सो बीच में ही अपनी बात को काटती हुई बोली, आंटी, यदि मुझे कुछ पता होता तो मैं आपके ताजे घाव को न कुरेदती। असल में अनु तो बहुत खुशमिजाज लड़की थी। कॉलेज में क्लास के बाद जितने भी समय वह हमारे साथ रहती, कम बोलते हुए भी वह हमेशा हंसती रहती थी। इतना बड़ा दर्द उसके सीने में था, हम भाप ही नहीं पाए। अपनी आंखों के कोरों को पोंछते हुए सुषमा बोली, आंटी, याद करने की कोशिश कीजिए, उसने बातों बातों में कुछ बताया हो आपको? बताया होता तो हम उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश अवश्य करते बेटा, मगर उसने यहाँ आना तो दूर, फोन पर ठीक से बात करना भी छोड़ दिया था। पिछली बार बहुत जिद करने पर आई थी तो अपने साथ पढ़ने लिखने की फाइलें, किताबें यहाँ रख गई थी। जाते जाते यह कह गई थी कि कुछ दिनों की स्टडी लीव लेकर यहाँ से पीएचडी के रिसर्च पेपर लिखेगी। अनु की माँ की बातें सुन रही सुषमा ने थोड़ा सहमते हुए पूछा, आंटी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं अनु की किताबें देख सकती हूँ? वह थोड़ा स्तब्ध हुई, किंतु जल्दी अपनी स्तब्धता को तोड़ते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, उसके जाते ही हमने उसका सारा सामान हटाकर उसके रूम में बंद करके रख दिया है। फिर भी उसका चेहरा, उसकी स्मृतियों को हम कहाँ कैसे छिपाएं, भुलाएं? ऐसा लगता है वह यहीं कहीं है। अभी मम्मी मम्मी पुकारती हुई कहीं से आ जाएगी। कहते कहते वे फफक पड़ी थी। उन्हें सोफे पर बिठाया और पानी पिलाकर उन्हें शांत किया। थोड़ी देर के बाद वे स्वयं बोली, सुषमा बेटा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अनु की अलमारी और पढ़ने की सामग्री दिखा देती हूँ। तुम खुद देख लेना, तुम उसकी सहेली हो तो तुमसे क्या छिपाना। मुझे हिम्मत नहीं है वह सब देखने की। सुषमा ने अलमारी के सारे कपड़े उलट पुलट कर देखा, परंतु कोई सूत्र नहीं मिला। हताश दुखी मन से सुषमा एक एक कर किताबों के पन्ने उलटती पलटती जा रही थी। पीएचडी की पूरी थीसिस भी लिखी हुई थी। पीएचडी की पूरी थीसिस लिखी हुई रखी थी। वह उसकी भूमिका भी तैयार कर चुकी थी। आभार में सुषमा का नाम विशेष रूप से उल्लेख किया था। कुछ अध्याय पर कच्चा काम कर रखा था। उलटते पलटते हुए किताबों के बीच
एक पत्रनुमा कागज मिला जो उसकी माँ को संबोधित था। सुषमा ने कुछ एक फाइलें और किताबें उल्टी पलटी, पर कुछ नहीं मिला। तो वह पत्र जो उसकी माँ को संबोधित था, उसके बारे में अनु की माँ को बताया। सुषमा ने पत्र पढ़ना चाहा तो उसकी आवाज रुधाई थी। प्यारी मम्मी, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही थी, पर कब कहूँ और कैसे कहूँ, यह सोचकर मेरा मन संशय में है। तुम मेरे कारण दुखी हो जाओगी। मैं मन की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। पिछले कई दिनों से पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मेरी जासूसी कर रहा है। मेरी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही है। मेरी अलमारी, मेरे अकाउंट तक पर नज़र रखी जा रही है। पर मेरा संदेह सच निकला। एक दिन अचानक ही पवन कह रहे थे कि शादी से पहले मैंने पूरे 5 साल नौकरी की, मगर कमा के सब उड़ाती रही। यह सारा रुपया मायके वालों की तिजोरी भरती रही, अपना अकाउंट एकदम खाली करके चली आई। लेकिन अब यह चालाकी नहीं चलेगी। यहाँ मम्मी पापा का घर बहुत छोटा है, छोटी बहन की भी शादी करनी है, पापा रिटायर्ड हो गए हैं, हमें अपना फ्लैट लेना होगा, हम तभी फ्रीडम से रह पाएंगे, हमें कुछ सोचना होगा। मैं पहले उनकी बातों को ज़्यादा समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इस तरह की बातें वे रोजाना ही करने लगते थे। ऐसा लगता था मानो इन बातों के अलावा उनके पास और कोई विषय ही नहीं है। कॉलेज से आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, बस फ्लैट लेना है, इसी बात की रट रात दिन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ। मम्मी, इतना ही नहीं, उनकी मम्मी भी मुझे लगातार कहने लगी थी, ये नौकरी करती है तो हमें क्या फ़ायदा? बाप ने जो पैसा और दान दहेज दिया, सब इसे ही तो दिया, हमें क्या मिला? वे अक्सर पवन को संबोधित कर कहती हैं, तू इससे कुछ पूछता क्यों नहीं? ये कब घर के बारे में सोचेगी? 1-2 दिन की बात तो है नहीं, जिंदगी भर यहीं रहेगी। क्या सब दिन ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इसका इस घर के प्रति कोई फर्ज नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी बहू ना होकर बनिए की दुकान हूँ, जो मुझ में लाभ हानि का हिसाब किताब करती रहती हैं। पापा के जाने के बाद वैसे भी आप पर कितनी जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा है, क्या मैं नहीं जानती? अभी मेरी शादी का कर्जा भी तो नहीं चुका है। घर पर बाहरी लोगों का आकर घुड़कियाँ जमाना, उफ, कितनी तकलीफ होती होगी आपको। मैं सब जानती हूँ मम्मी, आप कैसे नेहा और रवि की पढ़ाई का खर्चा सिलाई करके निकालती हैं, इसका अंदाज़ा मुझे बखूबी है। पर मम्मी, ये लोग तो कुछ समझना ही नहीं चाहते। पापा होते तो बात कुछ और होती। आपसे मैं अपना दुख कैसे कहूँ? पवन यदि समझते तो वे अपनी मम्मी को समझाते, मगर वे तो खुद उनके स्वर में स्वर मिलाते हैं। मम्मी, मैं माँ बनने वाली हूँ, आप कुछ ही महीनों में नानी बन जाएंगी। इस खबर से पूरे घर का माहौल ही बदल गया था। मम्मी जी का स्वभाव भी मेरे प्रति संतोषजनक हो गया था। वे मेरे खान पान सब बातों का ध्यान रखने लगी थी, किंतु उस दिन उनका स्वभाव एकदम से बदल गया। मुझे यह कहकर डॉक्टर के पास ले गए कि कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाने हैं, और बिना मुझे बताए उन्होंने मेरे भ्रूण का लिंग परीक्षण करवाया। जैसे ही उन्हें यह पता चला कि मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का नहीं लड़की है, वो भी जुड़वा, तब से मम्मी जी और पवन का मेरे प्रति व्यवहार एकदम पहले सा हो गया है। मम्मी जी अक्सर कहती हैं, सफाई करा, हमें नहीं चाहिए तेरी ये बेटियां। पहले क्या हमारे पास कम परेशानियां थी जो और नई आफत सिर ले आई? पवन भी कहीं से घूम फिर आते और एबॉर्शन की रट लगाते। तू कब चल रही है एबॉर्शन कराने के लिए? ज़्यादा देर मत कर, एबॉर्शन के नाम से ही मेरा मन अपराध बोध से घिर जाता है। यह शब्द सुनते ही मेरी रूह कांप जाती है। आखिर मेरे निर्दोष बच्चों ने इनका क्या बिगाड़ा है? अभी तो ये धरती पर आई भी नहीं है। आखिर क्यों ये इनके जानी दुश्मन बन चुके हैं? मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। कुत्ते बिल्ली के साथ भी रहो तो उनके प्रति भी मोह जाग जाता है। फिर मैं तो इनकी बहू हूँ। यह सोचकर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैं गलत थी। यहाँ का तो समीकरण ही कुछ उल्टा है। अपने ही बच्चों के प्रति छी, मुझे घृणा होने लगी है इन सब से। मैं तुम्हें यह सब बातें कैसे बताऊं? हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। जो जो
दिन बीत रहे हैं, इनकी निर्ममता और असंवेदनशीलता मेरे प्रति बढ़ती ही जा रही है। पवन इधर से मुझ पर छोटी छोटी बात पर हाथ उठाने लगे हैं। एक दिन मैंने हिम्मत जुटा उनसे कहा था, मम्मी जी को आप समझाते क्यों नहीं? वे रोज रोज एबॉर्शन करवाने की बात करती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाहे जो भी हो, ये हमारी पहली संतान है। मैं इन्हें जन्म दूंगी। कह दीजिए मैं एबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। वे चुपचाप मुझे सुन रहे थे। मैंने झट से उनका हाथ पकड़ कर अपने पेट पर रख कहा था, आप तो इनके पिता हैं। आप ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? आप मम्मी जी को समझाइए। उनकी चुप्पी से मुझे लगा था वे मेरी भावनाओं की कद्र करेंगे, मान जाएंगे, पर परिणाम मेरी आशा के विपरीत निकला। उन्होंने अपना हाथ झट से खींचते हुए कहा था, मुझे नहीं चाहिए ये पाप। जाने किसका पाप तू मेरे सिर मरना चाहती है। शुक्र मान तुझे तेरा बच्चा गिराने की बात कर रहा हूँ। कोई और होता तो तेरे इस पाप के लिए कब का घर से धक्के मारकर निकाल दिया होता। मैं तो वैसे भी तुझ पर रहम कर रहा हूँ, और तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैं और मर्दों की तरह नहीं हूँ कि तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊं और अपनी माँ के खिलाफ चला जाऊं। तू जो चाहती है वह कभी संभव नहीं होगा। एबॉर्शन तो तुझे हर हालत में करवाना ही पड़ेगा। मैं उनकी मंशा पूरी तरह समझ गई थी। वे अपनी मनमानी करवाने के लिए मुझ पर चरित्रहीनता का आरोप मढ़ रहे थे। छी, कोई भी व्यक्ति इस हद तक कैसे गिर सकता है? इस बात का एहसास मुझे पहली बार उस दिन हुआ था। एक पिता अपनी बेटियों को बोझ कहे, पाप कहे, इससे ज्यादा अपमान और घृणास्पद बात और क्या हो सकती है? मैं उस पूरी रात सो नहीं पाई थी। सुबकते सुबकते आंसुओं से तकिया भी भीग गया था। पर अफसोस उस निष्ठुर व्यक्ति का हृदय तनिक न पसीजा था। शायद इसलिए कि उन्होंने पी रखी थी। मुझे डर लग रहा था, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ। सुबह मेरे बाल पकड़कर खींचते हुए मम्मी के पास लाए थे। उनकी माँ चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, करम फूटे हमारे जो इस नासपीटी को ब्याह कर घर लाए। जब से आई है सारे घर का सुख चैन खाकर बैठ गई है। सारे घर की रौनक ही बिगाड़ कर रख दी है। हमने तो इसे लक्ष्मी सोचा था, पर ये तो कुलक्षणी निकली। 2 लड़कियां पैदा करके ये समाज में हमें सबसे नीचे गिराना चाहती है। अब तो मैं एक दिन की भी देरी नहीं करूंगी। कल सुबह ही तुझे अस्पताल लेकर जाऊंगी। देखती हूँ तू कैसे नहीं करवाती है सफाई। पवन बुद्ध बन सब देख रहा था। ऐसे इंसान के साथ रहना अच्छी। वे मेरी बच्चियों की प्रायोजित ढंग से हत्या करना चाहते थे। जाने कहाँ से ताकत बटोरी थी। उस दिन मैंने भी चीख कर कहा था, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और हाँ, आप मत भूलिए कि भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है। वैसे भी यह बच्चा मेरा है, मैं पाल लूंगी इन्हें अकेले ही। इतनी सक्षम हूँ कि इनकी परवरिश कर सकूंगी। मैं एबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। यह कहते हुए मैं अपने रूम की ओर जाने को मुड़ी थी कि पवन ने पीछे से ही मेरे बाल पकड़कर कहा था, हरामजादी, मेरी माँ से जुबान लड़ाती है? कमाती है तो इतनी शान दिखाएगी? और यह कहते हुए उन्होंने मुझे लगातार 2 थप्पड़ कान के नीचे तड़ाक तड़ाक जड़ दिए थे। चक्कर सा आने लगा था मुझे। कुछ देर बाद स्वयं को अपने रूम के फर्श पर पाया। सामने पवन खड़े कह रहे थे, तूने समझ क्या रखा है? तू जो चाहेगी वही होगा। तू मेरी बीवी है। तुझ पर और तेरे पैसों पर मेरा अधिकार है। तेरी कोख पर भी मेरा ही अधिकार है। शादी मैंने तेरी मर्जी चलाने के लिए नहीं की, बल्कि अपनी मर्जी मनवाने के लिए की है, और वो तुझे हर हालत में माननी पड़ेगी। यदि तूने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा, तेरा और तेरे पूरे खानदान का। अकेली है ना तेरी माँ, और अभी तो तेरा भाई भी छोटा है। और बहन कैसी बेगैरत औरत है। यदि तेरे भाई को कुछ हो गया तो क्या होगा तेरी माँ और बहन का? सोचा है कभी? उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट तैर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और क्या ना करूं। जिंदगी में पहली बार आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत मुझ पर चरितार्थ हुई थी। मैं किसी भी हालत में
अपनी अजन्मी बच्चियों को खोना नहीं चाहती थी और ना ही अपने इकलौते भाई को। सारा दिन वे और मम्मी जी आपस में क्या बतियाते रहे पता नहीं, किंतु उस रात तकरीबन 12 बजे वे मेरे कमरे में आए। उनके मुंह से दारू की बदबू आ रही थी। बोले, तूने आज मम्मी का बहुत अपमान किया है। आज तक मैंने उनसे कभी मुंह नहीं लगाया, तूने तो हद ही पार कर दी। तू कॉलेज में पढ़ाती है तो अपने को लाट साहबिनी समझ बैठी है। आज मम्मी से मुंह लगाया है, कल मुझसे मुंह लगाएगी। मेरे घर को तू बनाना क्या चाहती है? गाली दी थी उन्होंने मुझे। इतने दिनों में मैंने यह जान लिया था कि स्वार्थी पुरुष अहम पर चोट खा बौखला उठता है, खुद को संयमित नहीं रख पाता, अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और अगलाया पगलाया सा कुछ भी अकबक करता है। मैंने इसके लिए उन्हें मन ही मन माफ कर दिया था। माफ करने का बीज तत्व तो मम्मी तुम ही ने बोया था हम तीनों भाई बहनों के बीच। खुद को संयमित और संतुलित रखते हुए विनम्रता पूर्वक कहा था मैंने उनसे, मम्मी जी का मैं भी सम्मान करती हूँ, मगर आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि एक माँ के लिए क्या यह इतना सहज है कि जिसकी जिद आप और मम्मी जी लगा बैठे हैं। आखिर कैसे कोई माँ अपनी कोख में पल रहे बच्चे की हत्या करवा सकती है? मैं अपनी कोख को छत विछत होता नहीं देख सकती। मैं भी मम्मी जी का आदर करती हूँ, पर ये मेरे बच्चों के जीवन और मरण का सवाल है। मुझे माफ़ कीजिए, मैं आप लोगों की यह बात नहीं मान सकती। मैं इस अपराध में अपनी भागीदारी नहीं दे सकती। मैं अपने बच्चों की बलि नहीं दे सकती। उस रात उनकी इतनी क्रूरता मुझे जोर का धक्का मारा कि मैं सीधे पलंग से नीचे जा गिरी। गनीमत थी कि मैं पीठ के बल गिरी थी। मेरे बच्चों को चोट नहीं लगी थी, पर वे जरूर थोड़ा असहज हुए थे। मैंने महसूसा था अब उन माँ बेटा को कहने और समझाने को बचा ही क्या था। मैंने अपना फ़ोन उठाया और जैसे ही कमरे से बाहर निकलना चाहा, झट से मेरे हाथों से फ़ोन छीनकर कहा था, अब देखता हूँ किसको फ़ोन करती है। माँ को बताएगी, क्या बिगाड़ लेगी तेरी वो विधवा माँ? है कोई उसका यार जो तुझे बचा ले मुझसे? स्वावलंबी ठहरी तो क्या तेरी जैसी औरतों की जगह पैरों के नीचे होती है। पुलिस को फ़ोन करेगी? कर, मैं भी देखता हूँ तू कैसे करती है। कभी भूल से भी ऐसी गलती कर ली ना तो तेरे पूरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगा, समझी? इतना कहते ही उसने मेरे पेट पर कसकर लात जमा दी थी। मैं दर्द से कराह उठी थी। उसकी अमानवीयता से मैं चिल्लाई थी, हाँ मैं करूँगी फ़ोन पुलिस को, सब बताऊंगी। तुम मेरा बच्चा गिरवाना चाहते हो? कहूँगी, हाँ हाँ कहूँगी। तुम मुझे मारते पीटते हो और मेरे परिवार को भी ख़त्म करने की धमकी देते हो। कहूँगी, 1000 बार कहूँगी। उसने दांत निपोर कर हंसते हुए कहा, तू किस मिट्टी की बनी है, परंतु मैं भी कम नहीं। तुझे तेरी औकात ना बता दी तो मैं भी मर्द नहीं। और उसने अंत में अपनी हैवानियत का ऐसा क्रूर तांडव दिखाया जिससे संपूर्ण मानवता शर्मसार हो जाए। जा बता, तुझे मेरी शिकायत पुलिस में करनी है ना? जाकर बता आ अपनी माँ को सब बातें। द्रौपदी का चीरहरण तो दूसरों द्वारा ही किया गया था, पर मेरी लाज मेरी इज्जत तो मेरे अर्धांग कहे जाने वाले मेरे पति कर रहे थे। मेरी इज्जत तार तार मेरे संरक्षण द्वारा हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था मम्मी कब बदलेगी यह दुनिया। 21वीं सदी में भी मेरा अपनों के द्वारा द्रौपदी सा चीरहरण हो रहा है, पर क्यों आज कोई कृष्ण सा लाज बचाने नहीं आता। उस रात मेरे अंदर उनके प्रति घृणा उभर आई थी। मैं उस रात टूट गई थी, मगर मैंने अपने बच्चियों को अपने से अलग नहीं होने का संकल्प किया था। मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें जन्म नहीं दे सकती तो एक साथ मर तो सकती हूँ। मम्मी, भैया और छोटी, मुझे माफ़ कर देना। यदि मजबूरी में मुझसे ऐसा कदम उठ जाए तो एक बेटी और बहन की मजबूरी समझकर माफ़ कर देना। यह मेरी कायरता नहीं, अजन्मी बेटियों के प्रति वफादारी होगी। पत्र लिखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है तुम सब मेरे सामने बैठे हो और मैं
तुम सबसे बतिया रही हूँ। ऐसा मन कर रहा है कि मैं लिखती रहूँ, बस लिखती रहूँ। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इस पत्र के माध्यम से सदियों बाद मिल रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझ पर पहरा डाला जा रहा है। कोई देख ले, इससे पहले मैं लिखना बंद कर रही हूँ। इस समय रात के 2 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं और मैं चुपचाप बालकनी में बैठकर यह पत्र लिख रही हूँ। पता नहीं अब कब मिलना होगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी मिलूँ। शायद 1-2 दिनों में ही कॉलेज के बहाने आऊँगी आप सबसे मिलने। तब बैठकर ढेरों बातें करूँगी, अपने मन की बातें कहूँगी, आपकी, छोटी और भैया की बातें सुनूँगी। मुझे लगा कि मेरी बिटिया मेरा दर्द दमन देख सुन रही है। उन्हें मुझसे सहानुभूति हो रही है। वे रो रही हैं। वे रो रो कर कह रही हैं, मेरे कारण पापा और दादी आपको इतना ज़्यादा सता रहे हैं। आप रोती ही रहती हो। मैं आपके आंसू पोंछना चाहती हूँ, पर कैसे? अभी तो हमारे हाथ आपके चेहरे तक भी नहीं पहुँचते हैं। पर दोनों बहनें सोच रही हैं कि इसमें हमारा क्या कसूर है, यह तो आप जानती ही हैं। पर अब हमें भी पापा और दादी से डर लगने लगा है कि क्या वे हमें भी आपकी तरह सताएंगे। मम्मी, आप तो आत्मनिर्भर हो, फिर इन सब की बातें क्यों सुनती हो? चाहो तो आप उनसे अलग भी रह सकती हो। यह आपके लिए कठिन होगा, मगर हम जानते हैं कि आप पापा और दादी से अलग नहीं होना चाहती। उनका बहुत सम्मान करती हो, उन्हें प्यार करती हो, उनके हृदय परिवर्तन का इंतजार कर रही हो। इसीलिए तो आप यह सब सह रही हो। मम्मी, एक बात पूछूं? आप यह सब बातें अपनी मम्मी यानी हमारी नानी को क्यों नहीं बताती? शायद वे हमारी मदद कर सकें। ओहो, हम भी तो कितने बुद्धू हैं। आप नानी को अपनी समस्या इसलिए नहीं बताती कि उन्हें दुख होगा। आप उन्हें दुखी देखना नहीं चाहती, जैसे हमें आपको परेशान देखकर दुख हो रहा है। पर मम्मी, आप चिंता मत करो, ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। फिर हम सब प्यार से रहेंगे। आप निराश मत होना, हिम्मत रखना। आप ही तो एक हो जो हमें हमारी सुंदर दुनिया दिखा सकती हो। हम इस दुनिया में आना चाहती हैं, देखना चाहती हैं इस रंग बिरंगी दुनिया को। आप निराश हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको बचाना होगा, अपने आप को और हमें भी। मम्मी, हम मरना नहीं चाहते। हमें आपके पास आना है, आपके हाथों में झूलना है, आपके आंसू पोंछने हैं, पापा और दादी का दिल जीतना है, उन्हें बदलना होगा। इस दुनिया की सुंदरता के बारे में आपने हमें बहुत सी कहानियाँ सुनाई है, पर मम्मी, इतनी सुंदर दुनिया में हमारे अपने ही हम बेटियों से नफरत क्यों करते हैं? हमें भी तो इस सुंदर दुनिया को देखने का मानवीय हक है। दादी भी तो कभी छोटी रही होंगी, बुआ भी तो उनकी बेटी हैं। क्या उनकी सास ने भी उन्हें ऐसे ही सताया था जो आपको हमारी वजह से सताया जा रहा है? यदि हमें एक भैया होता तो भी पापा और दादी क्या ऐसे ही आपको सताते? या हम में से कोई एक होती तब भी क्या उसके साथ सौतेला व्यवहार करते? पर हम तो उनकी अपनी संतानें हैं। यदि हम इस दुनिया में आ गई होती तो पापा और दादी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि मेरी मम्मी को मत सताओ, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। हम आपके घर की एक नई सदस्य हैं। हमारा मान सम्मान नहीं कर सकते तो हमारी हत्या तो मत करो। मेरी मम्मी को अपमानित मत करो। तुम्हारी अनु। सुषमा ने पूरा पत्र पढ़कर अनु की मम्मी को सुनाया तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उनकी आंखों में उन सबके लिए नफरत उभर आई थी। उनके दिल में कुछ दरक रहा था। वह क्या था? विश्वास, दर्द, अपनापन या कुछ और? सुषमा सोच रही थी कि अनु कितना कुछ समेटे रही अपने भीतर। कभी जिक्र तक नहीं किया उसके साथ हो रहे अन्याय का, पर उस एक पत्र ने सारा दर्द बयां कर दिया। अनु की माँ और सुषमा ने सबूत के तौर पर वह पत्र रख लिया और आगे की कार्यवाही के लिए निकल पड़ी पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज कराने। अनु और उसकी अजन्मी बेटियों की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसके गुनाहगारों को सज़ा ना मिल जाए, क्योंकि
उनका अपराध अक्षम्य था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।